18 अगस्त 2024 को एक महिला रायबरेली की पुलिस चौकी में जाती है और वहाँ पे जाके रिपोर्ट लिखवाती है। वो कहती है कि साहब एक आदमी है, वो मेरा पीछा करता है, वो रास्ते में मुझे छेड़ा करता है और रोज़ाना मुझे परेशान करता है। आज जब मैं अपनी बेटी को लेके हॉस्पिटल जा रही थी तो उसने मुझे रास्ते में रोक लिया, मुझे धमका रहा था और मुझसे गंदी गंदी बातें कर रहा था। अब जैसे ही ये वाली बात, ये रिपोर्ट उस महिला ने पुलिस चौकी में लिखवाई, तुरंत ही पुलिस इस मामले को संज्ञान में लेती है, उस आदमी को गिरफ्तार कर लेती है। अब दोस्तों, उस आदमी को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अचानक से क्या होता है, इस घटना के 47 दिन बाद एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या कर दी जाती है गोली मार के। अब जैसे ही एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या की जाती है, तभी ये मामला सोशल मीडिया पर उछल जाता है कि एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या कर दी है। अब जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया पे फैलता है तो तुरंत अखिलेश यादव आते हैं। वो कहते हैं कि इस परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद बीच में कूद पड़ता है, वो भी अपनी तरफ से ट्वीट करता है। राहुल गांधी वो कहते हैं कि अगर इस परिवार को जल्द से न्याय नहीं मिला तो मैं इस परिवार के पास आ जाऊंगा, उसका साथ दूंगा। और इधर से योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो खुद ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि इस परिवार को घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी दोषी है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। अब दोस्तों, अब एक तरफ तो एक परिवार की हत्या हुई है और दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टी है और पार्टी है यानी कि सरकार में भी द्वंद्व छिड़ा हुआ है। अब ये 4 लोग कौन थे, इन 4 लोगों की हत्या किसने की और ये सारी पार्टी इसमें क्यों कूद रही हैं? दोस्तों, आज की कहानी से हम यही जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि रोज़ाना शाम को 8 बजे हम आपके लिए सच्ची घटना की कहानी लेकर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है अमेठी का एक थाना लगता है सत्तरगंज, और यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर इसी थाना क्षेत्र का एक कस्बा लगता है अहरोबा भवानी। और दोस्तों, अहरोबा भवानी जो है वो चौराहा है, जो कि फेमस एरिया है, वो भीड़ भाड़ का इलाका है जहाँ पे कि लोग रोज़ाना आते हैं और जाते हैं। और वहीं से ही थोड़ी ही दूरी पे एक दुर्गा भवानी का एक मंदिर है जो कि शक्तिपीठ है। दरअसल दोस्तों, 3 अक्टूबर 2024 को पहला नवरात्रा था और पहले नवरात्रा होने की वजह से जो दुर्गा भवानी शक्तिपीठ मंदिर है वहाँ पे लग रहा था मेला। अब शाम का लगभग 6:30 बजे का समय होता है। तो होता क्या है दोस्तों, आरती शुरू हो जाती है। अब जैसे ही आरती शुरू होती है तभी वहाँ पर लगातार ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज़ आती है, एक के बाद एक गोली चलती है। अब वहाँ पे गोली चल रही होती हैं तो लोग वहाँ की सोचते हैं कि हो सकता है किसी ने खुशी की वजह से यहाँ पे आतिशबाजी की होगी, आसमानी पटाखे चल रहे होंगे। तो लोग इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि देवी माँ का दिन है, मेला चल रहा है। अब लोग क्या है, आसमान की ओर देखते हैं, तो आसमान की ओर देखते हैं तो आसमान पूरा खाली है। अब ये पटाखे चल रहे हैं तो कहाँ चल रहे हैं? तभी लोगों की नज़र पहुँचती है चौराहे के पास ही एक मकान है, सत्यव्रत तिवारी उर्फ मुन्ना का। लोगों को पता चलता है कि ये जो आवाज़ आ रही है उसी घर से आ रही है और ये जो आवाज़ है वो किसी पटाखे की नहीं, गोलियों की है। अब लोग क्या करते हैं, उस घर की ओर जाते हैं और उस घर का दरवाज़ा खोलते हैं और जैसे ही उस घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो उन लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे जो नज़ारा देखा था वो मैं आपको इस कहानी में बताऊँगा। क्योंकि इस घर में टोटल 4 सदस्य रहते हैं, जिसमें मार साहब सुनील कुमार जिनकी उम्र लगभग 34 साल के आसपास है और उनकी पत्नी पूनम भारती जिनकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास है। और इनकी 2 बेटी हैं, जिसमें कि एक बेटी की उम्र 5 साल है जिसका नाम दृष्टि है और दूसरी बेटी की उम्र 1.5 साल है जिसे कि ये लोग प्यार से लाड़ू बुलाते थे। अब दोस्तों, जैसे ही लोग इनको देखते हैं कि इनके पूरे परिवार को गोली लग चुकी है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, आनंद फानन में इन लोगों को जल्दी से उठाते हैं और नज़दीक ही एक सिंहपुर सीएनसी लगता है
वहाँ पे जाते हैं और इन लोगों को जल्दी से भर्ती कराते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही हॉस्पिटल में डॉक्टर इनकी नब्ज़ पकड़ता है, वो नब्ज़ पकड़ते ही बता देता है कि इनकी तो मौत हो चुकी है, और इनकी ही नहीं बल्कि इनकी पत्नी और इनकी दोनों बच्चियों की मौत हो चुकी है। अब ये वाली बात जो है सोशल मीडिया पर फैलना शुरू हो जाता है कि एक मास्टर साहब हैं जो कि प्राइमरी स्कूल के एक टीचर हैं, उनकी हत्या कर दी गई है। उनके साथ में उनकी पत्नी की भी हत्या कर दी गई है और उनके साथ में उनकी दोनों बेटियों की हत्या कर दी गई है। मतलब कि इनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। अब ये जैसे ही मामला सोशल मीडिया पर फैलता है तो लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मास्टर साहब कौन हैं और इनकी हत्या किसने की। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनके परिवार की हत्या कर दी गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है रायबरेली, और रायबरेली का ही एक गदागंज थाना लगता है, और गदागंज क्षेत्र का ही एक थाना लगता है सुदामापुर। यहाँ पे रहने वाले राम गोपाल, और राम गोपाल के बेटे हैं सुनील कुमार। दरअसल दोस्तों, जो सुनील कुमार थे वो बचपन से ही पढ़ने लिखने में वो बहुत होशियार थे और उनको कुछ करना था, इसीलिए वो बचपन से मेहनत और मजदूरी से डरा भी नहीं करते थे। दरअसल वो मजदूरी करके अपना जीवन पालते थे, और होता क्या था कि मनरेगा में भी जैसे जगह मिलती थी तो वो मनरेगा में जाके काम कर लिया करते थे, और साथ ही साथ वो फॉर्म भरते रहते थे सरकारी नौकरी के लिए। और एक बार उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी निकलती है, तो वो क्या करते हैं, उसमें भी अप्लाई कर देते हैं और उसमें वो सेलेक्ट हो जाते हैं। अब वो कांस्टेबल बन चुके हैं। लेकिन वो कांस्टेबल बनने के बाद भी क्या करते हैं दोस्तों, वो और भी अच्छी नौकरी की तलाश करते हैं जो कि कांस्टेबल से अच्छी हो, बेटर हो। अब वो और भी फॉर्म भरते रहते हैं और तैयारी भी करते रहते हैं। अब 2020 में दोस्तों उनको दरअसल होता क्या है, उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग में जॉब निकलती है प्राइमरी स्कूल के टीचरों के लिए, तो ये उसमें भी अप्लाई करते हैं और उसमें 10 अक्टूबर 2020 को इनकी भर्ती हो जाती है बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के तौर पे। दरअसल इनको बेसिक शिक्षा विभाग में जो नौकरी मिली थी वो इनको पुलिस से बेहतर लगती है, इसीलिए ये बेसिक शिक्षा विभाग में ज्वाइन कर लेते हैं। और दोस्तों, ये पुलिस में त्याग पत्र देते हैं और उसके बाद में बेसिक शिक्षा विभाग में ज्वाइन हो जाते हैं। और 12 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के जिला अमेठी के एक कंपोजिट विद्यालय होता है पनहोना में, जो कि बताया जाता है कि ये जो विद्यालय है अमेठी से लगभग 62 किलोमीटर दूर है। ये उस विद्यालय में ज्वाइन कर लेते हैं। बताया जाता है कि जो सुनील कुमार हैं, इनका जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा था। अब दोस्तों, जो सुनील कुमार थे उनका किसी से कोई लेना देना नहीं, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं किया करते थे। जो स्टूडेंट थे उनको पढ़ाते थे और सिर्फ पढ़ाई की ही बात करते थे। और क्या करते थे, अपने गांव से मोटरसाइकिल उठाते थे, सीधे स्कूल आते थे और स्कूल से सीधे अपने गांव चले जाते थे। इसके अलावा ये किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक खबर सामने आती है। दरअसल जो शिक्षक थे सुनील कुमार, इनकी पत्नी जो थी पूनम भारती, उनके घर के पास में एक लड़का रहता था जिसका नाम था चंदन वर्मा, और ये लड़का तेलिया कोट रायबरेली का रहने वाला होता है। अब दोस्तों, होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो पूनम भारती थी वो चंदन वर्मा से पहले से ही संपर्क में थी, यानी कि पूनम भारती की चंदन वर्मा से दोस्ती थी। दोस्ती के बाद इन दोनों में प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद इन दोनों की नज़दीकियाँ हो जाती हैं। लेकिन इसी बीच क्या होता है, पूनम भारती की शादी हो जाती है सुनील कुमार से। सुनील कुमार एक बेसिक शिक्षा विभाग में टीचर थे, उनसे इनकी शादी हो जाती है। उसके बाद जो पूनम भारती थी वो सुनील कुमार के साथ रहने लगती है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जो पूनम भारती थी वो शादी के बाद भी अपने आशिक चंदन वर्मा को छोड़ती नहीं है। उसके संपर्क में थी, उससे उसकी नज़दीकियाँ थीं। जैसे ही सुनील कुमार स्कूल जाया करते थे तो पूनम भारती चंदन कुमार से व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग किया करती थी। आपको फ़ोटो देख सकते हैं। अब क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि सुनील कुमार को पता चल जाता है कि उसकी पत्नी उसके साथ चीटिंग कर रही है, यानी कि धोखा दे रही है। तो वो पूनम भारती से कहता है कि देखो,
इस लड़के से बोलचाल कम कर दो, ये कर दो, वो कर दो। इन दोनों के बीच में विवाद भी होता है। तो पूनम भारती थोड़ा समझ जाती है कि भाई परिवार परिवार है, अब बच्चे भी हो चुके हैं। तो पूनम भारती क्या करती है, चंदन वर्मा से बात करने की मना करती है। लेकिन जैसे ही वो चंदन वर्मा से बात करने की मना करती है तो चंदन क्या करता है, वो पूनम भारती के साथ ज़बरदस्ती करता है और उस पर दबाव डालता है। अब होता क्या है दोस्तों, पूनम भारती जो है चंदन वर्मा से बात करना बिल्कुल बंद कर देती है। अब एक दिन क्या होता है, जो पूनम भारती थी वो अपनी बच्ची के साथ में हॉस्पिटल जाती है। अब वो जैसे ही हॉस्पिटल जाती है तभी चंदन वर्मा रास्ते में से मिल जाता है, इसे रोक लेता है, इससे जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, इस पर दबाव डालता है, इसको गालियाँ देता है और जाति सूचक शब्दों से इसके साथ अभद्रता करता है। तो अब ये क्या करती है, 18 तारीख वाले दिन यानी कि 18 अगस्त 2024 को ये रायबरेली के कोतवाली में जाती है और चंदन वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देती है। लेकिन इससे पहले की बात और ख़राब होती, ये लोग क्या करते हैं, रायबरेली को छोड़ देते हैं और अमेठी में जाकर रहना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों 19 अगस्त 2024 को उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन 3 दिन बाद ही क्या होता है, वो लड़का छोड़ दिया जाता है, उसकी जमानत हो जाती है। अब जैसे ही वो लड़का छोड़ दिया जाता है तो वो लड़का परेशान होकर रहने लगता है। वो अपनी जान देने की भी कोशिश करता है लेकिन किसी कारण वो बच जाता है। अब इधर में जो पूनम थी वो उसके खिलाफ गवाही भी दे देती है। अब ये लड़का और ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अब इसके ऊपर केस भी चल रहा है। अब ये लड़का इधर परेशान है और पूनम अपने पति के साथ अमेठी में रह रही है। अब दोस्तों पूनम ने चंदन से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया है। लेकिन चंदन क्या होता है, अगर पूनम से बात नहीं हो रही है तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसको क्या करता है, गालियाँ देना, रास्ता रोकना और भी बहुत सारी चीज़ें करता है। लेकिन क्या होता है, जो सुनील कुमार होते हैं वो रायबरेली को अपनी पत्नी पूनम और 2 बच्चियों के साथ छोड़कर सीधे अमेठी के अहरवा जो चौराहा था उस इलाके में आकर रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है, 3 अक्टूबर 2024 की शाम को एक घर में बहुत सारी गोलियां चलती हैं और उस घर में एक शिक्षक, उसकी पत्नी और 2 बेटियों की हत्या कर दी जाती है। लेकिन उससे पहले क्या होता है दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। उससे पहले चंदन ने अपने व्हाट्सएप के बायो में एक लाइन लिखी थी, उसमें लिखा था कि 5 लोगों की मौत होने वाली है। अब जैसे ही ये वाली घटना होती है तो पता चलता है कि जो पूनम भारती होती है उसका कोई प्रेमी है चंदन वर्मा नाम का, उसके बारे में जानकारी मिलती है। उसका व्हाट्सएप चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उसने पहले ही ये वाली लाइन लिखी हुई थी। अब जब पुलिस इनके घर के अंदर प्रवेश करती है तो वो देखती है कि इनकी जो बच्चियां थी उनकी दोनों मुट्ठियां बंद थीं। अब मुट्ठियां बंद थी तो उनकी मुट्ठी खोली जाती है। अब जब मुट्ठी खोली जाती है तो पता चलता है कि एक हाथ में तो 10 का नोट था और दूसरे हाथ में एक चॉकलेट थी और बताया जा रहा है कि हो सकता है कि ये पैसे और चॉकलेट शायद चंदन वर्मा ने ही उसकी बच्ची के हाथ में दी हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक पुलिस ने आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि नहीं की है। अब पुलिस ने चंदन वर्मा के साथ में और कौन कौन हो सकता है और कौन कौन उसके परिवार में है उन सभी को हिरासत में ले लिया है, जिन जिन पर पुलिस को शक है कि इन लोगों ने चंदन वर्मा की मदद की है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। हुआ ये था कि चंदन वर्मा क्या करता है, 3 अक्टूबर 2024 की शाम को आता है और वो अपनी गाड़ी को यानी कि अपनी बुलेट को सुनील कुमार के घर से लगभग 150-200 मीटर दूर खड़ी करता है, जहाँ पे कि वो देवी माँ का मंदिर था, मेला चल रहा था। तो ये क्या करता है, वहाँ पे मोटरसाइकिल को खड़ी करता है और कहता है कि मैं दर्शन करके आ रहा हूँ। और वो दर्शन करने के बहाने सीधे सुनील कुमार के घर में जाता है, उसके पूरे परिवार की हत्या करता है और वहाँ से निकल के आ जाता है। अभी तक कातिल के नाम की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चलें तो यही पता चल रहा है कि चंदन वर्मा ने ही उस टीचर, उसकी पत्नी और दोनों बच्चों की हत्या की है। दोस्तों बताया जा रहा है कि शायद चंदन वर्मा ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए इन सभी की हत्या कर दी है। और अब इसके बारे में तब पता चलेगा जब पुलिस चंदन वर्मा को गिरफ्तार करेगी, उससे पूछताछ करेगी। उसके बाद पता चलेगा कि चंदन वर्मा ने आखिर इन सभी की हत्या की तो क्यों की।
दोस्तों, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक पता चलता है कि 3 गोलियां मारी जाती हैं शिक्षक को, सुनील कुमार को, 2 गोलियां मारी जाती हैं पूनम भारती को और एक गोली मारी जाती है उनकी दोनों बेटियों को। दोस्तों, मर तो वो उसी समय गए थे मौके पर, लेकिन स्थानीय लोगों ने सोचा कि शायद अगर हम इन्हें हॉस्पिटल ले जाएं तो शायद कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है कि इन लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, जैसे ही ये वाली घटना सामने आती है तो उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव हैं सपा पार्टी के, वो तुरंत इन लोगों के पक्ष में आते हैं कि पूरे परिवार की हत्या कर दी है और इनके जो कातिल हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इधर में भीम आर्मी के चंद्रशेखर कहते हैं कि अगर परिवार को न्याय नहीं मिला तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। राहुल गांधी आते हैं, वो कहते हैं कि परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले, अगर इनको न्याय नहीं मिलेगा तो मैं इनके साथ आकर खड़ा रहूँगा। और आखिरकार जब सरकार के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं कि इनके परिवार के लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी कातिल हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं और इस मामले की जांच पड़ताल करके ही मानेंगे। और दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है और विचलित करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। और जाते जाते मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पुलिस कह रही है कि वो जल्द से जल्द कातिलों का नाम उजागर कर देगी, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे सबूत हैं। अब जैसे ही सबूत आएंगे दोस्तों, मैं आपको अगली कहानी में सारी बातें बताऊंगा कि आखिर क्या क्या हुआ। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं और अगली कहानी भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जल्द से इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँ और कातिल के बारे में पूरा खुलासा कर सकूँ। नमस्कार दोस्तों।